अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में बात करेंगे बाल विकास प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। ये बाल विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहेगा, प्रैक्टिस पेपर रहेगा जिसमें हम पूरे न्यू एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चंस करेंगे। 30 एमसीक्यूज में डिटेल के साथ बात करेंगे। साथ ही साथ पिछले ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे, कंबाइन करेंगे। और इस 30 में से आप लोगों का स्कोर कितना ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि अगर इसमें से 25 प्लस का स्कोर आ रहा है तो आपकी वाकई में तैयारी बेस्ट चल रही है। और इससे कम आ रहा है तो सभी क्लासेस ज्वाइन कीजिए और हमारी टॉपर नोट्स अवश्य मंगवा के आपको अपनी स्टडी को इम्प्रूवमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट पात्र परीक्षा की चल रही, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं और तैयारी को और एडिशनल के साथ जो है अपने बेस्ट प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट का प्रथम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि दूसरे लोगों के प्रति बच्चे के प्रतिक्रियाएं और अनुक्रियाएं निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? सामाजिक शिक्षा और प्रदान किए जाने वाले अनुभवों पर, पालन पोषण पर, व्यवहार मॉडल पर या पर्यावरण प्रोत्साहन पर निर्भर करती है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि दूसरे लोगों के प्रति बच्चे की प्रतिक्रियाएँ और अनुक्रियाएँ निर्भर करती हैं। तो किस पर निर्भर करती हैं आप सभी लोग जानते हैं? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो वह दोस्तों सामाजिक शिक्षा और प्रदान किए गए अनुभवों पर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये पिछली बार आपके पेपर आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसके साथ बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पहला मनोवैज्ञानिक कौन था जिसने मानसिक क्रियाओं के संदर्भ में बुद्धि की अवधारणाओं को औपचारिक रूप से देने का प्रयास किया? यह दोस्तों पहला मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने, जेफी गुलफोर्ड, चार्ल्स स्पीयरमैन या हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि इनमें से पहला मनोवैज्ञानिक जिसने मानसिक क्रियाओं के संदर्भ में बुद्धि की अवधारणा को औपचारिक रूप देने का प्रयास किया वह और कोई नहीं, आपके अल्फ्रेड बिने हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, अल्फ्रेड बिनेट और आपके थियोडोर साइमन ने औपचारिक रूप से बुद्धि को मापने का पहला सफल प्रयास किया था। थर्ड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आइए जान लेते हैं, आपका फीडबैक जान लेते हैं। संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? संप्रेषण दाता की, संप्रेषण ग्राही की, माध्यम की या पाठ्यक्रम की? सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो साथियों संप्रेषण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती, यानी ये जानना जरूरी आप सभी के लिए कि संप्रेषण एक ऐसा शब्द है जो इससे एक प्रश्न हर पेपर में पूछा जाता है। तो संप्रेषण सबसे आपके एग्जाम में अवश्य प्रश्न पूछा जाएगा। तो संप्रेषण में किसकी, ये जानना जरूरी किसकी आवश्यकता होती है। तो संप्रेषण में संप्रेषण दाता ग्राही दोनों की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ माध्यम की भी आवश्यकता होती है। भाई किसका संप्रेषण दे रहे हैं, ले रहे हैं, दोनों ग्राही दाता दोनों हो गए। दाता मतलब देना, ग्राही मतलब लेना, और माध्यम भी होना चाहिए ना, किस माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन संप्रेषण के लिए जो है पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। तो कार्डियल क्वेश्चन यही हमारा आंसर होगा, यही तो पूछा जा रहा है, क्या आवश्यकता नहीं, तो पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। संप्रेषण दाता, संप्रेषण ग्राही और केवल माध्यम की आवश्यकता होती। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पेपर में आया हुआ कि लिंग अर्थात जेंडर क्या है दोस्तों? ये जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है या सामाजिक संरचना है? ये पिछली बार आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो जिनको पता है सभी लोग कमेंट कीजिए, वीडियो पॉज कर ध्यानपूर्वक समझिए। तो लिंग और जेंडर क्या है सभी लोग बताइएगा। तो लिंग और जो जेंडर हमारी कहलाती है वह कहलाती है एक सामाजिक संरचना, ना कि शारीरिक संरचना जो आप लोग सोच रहे हैं। लिंग जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना होती है। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की। सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं है, वरन यह कहीं और अधिक है। व्यवहारगत परिवर्तन है, व्यवहारिक जीवन में संक्रियाविधि है, विद्यार्थियों के लिए मार्ग निर्देशिका है, यह दृष्टिकोण में परिवर्तन है। तो सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्त ही नहीं, वरन ये अधिक है, अर्थात व्यवहारगत परिवर्तन होता है। सीखना केवल ज्ञान और कौशल प्राप्त नहीं करना नहीं होता, ये और अधिक होता है। और क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहारगत। तो सीखना तभी पॉसिबल माना जाता है जब आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, तो आप वाकई में सीख लेते हैं। तो सीखने का मेन मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना, या व्यवहार में परिवर्तन आना, तो मतलब सीखना सफल हुआ। अगला प्रश्न है, शिक्षक खाली स्थान बच्चों के लिए सामूहिक अभ्यास के बजाय आंशिक अधिगम प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। रचनात्मक, प्रतिभावान, औसत या धीमे सीखने वाले शिक्षार्थी?
तो जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे और विद्यालय में पढ़ाना जाएंगे। जब पढ़ा रहे होंगे कक्षा में, तो शिक्षक यानी आप जो है खाली स्थान बच्चों के लिए सामूहिक अभ्यास के बजाय अगर आंशिक अधिक प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, तो किन बच्चों के लिए होगा फिर ये? धीमे सीखने वालों के लिए। जी हाँ, जो विद्यार्थी बालक बालिकाएं धीमे सीखने वाले होते हैं उनके लिए सामूहिक अभ्यास के बजाय क्या करना चाहिए? आंशिक अधिगम प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए। तो डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो औसत विद्यार्थी होंगे, ठीक है, अच्छे विद्यार्थी होंगे तो उनका समूह में भी आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छी शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए? आप एक शिक्षक रूप में कार्य करने हैं या कार्य कर रहे हैं, कार्य करने जा रहे हैं, तो एक अच्छी शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए कि जो विद्यार्थी की समस्या को हल करे, जो विषय वस्तु को स्पष्ट करे, जो प्रश्नों को हल करे या विषय वस्तु को विवेचित करे। तो आप जानते हैं कि अच्छी शिक्षण विधि हमारी क्या होती है? जिसमें जो विषय वस्तु स्पष्ट हो। जी हाँ, एक अच्छी शिक्षण विधि वही है जिसमें क्या होनी चाहिए? विषय वस्तु स्पष्ट होना चाहिए। समझ गए सभी लोग? बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप सभी को फीडबैक मिलता है, सभी लोग जानते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे आप लोग हमें डायरेक्टली जायसवाल कोचिंग सेंटर पेज को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। अगला है प्रश्न कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई स्थिति समझता है। तो मानसिक स्वस्थ जो व्यक्ति है अच्छे प्रकार से समायोजित हो सकता है, कहीं भी समायोजित नहीं हो पाता, शांतिप्रद जीवन नहीं जी पाता या सही व्यवहार नहीं कर पाता। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मानसिक रूप से अगर स्वस्थ व्यक्ति हर नई स्थिति समझता है तो उसकी मानसिक स्वास्थ्य क्या होगा? अच्छे प्रकार से समायोजित होगा, क्योंकि वह हर नई स्थिति को समझ रहा है, इसलिए वह आपका समायोजित हो सकता है मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति, क्योंकि हर नई स्थिति को समझ पा रहा है। जो समझता है वही बल आता है, वही सफल पाता है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है साथियों। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि REPA का फुल फॉर्म क्या होता है? शिक्षा का अधिकार संरक्षण अधिनियम, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी एक्ट, शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटीज, राष्ट्रीय शिक्षा संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय एजुकेशनल प्रोटेक्शन एक्ट या राष्ट्रीय शिक्षा संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय एजुकेशन प्रोटेक्ट अथॉरिटीज। तो शिक्षा अधिकार यानी जो REPA है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्ट अथॉरिटी, अर्थात शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण। ये जान लीजिएगा, ठीक है। ये शायद किसी न किसी आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधियाँ होती हैं? जो किशोर विद्यार्थी होती हैं, बालक बालिकाएं होती हैं, जो 12 से लेकर 18 तक बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, छात्राएं होते हैं, तो इनको जो है मानसिक तनाव को दूर करने की कौन सी विधि होगी? प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, मनोवैज्ञानिक उपचार या उपरोक्त सभी होगा? देखिए, जो उन बच्चों को जो किशोर होंगे जो 12 से लेकर 18 तक इनकी आयु होती है, किशोरावस्था कहा गया है, तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष विधि भी जरूरी है, अप्रत्यक्ष विधि होती है, मनोवैज्ञानिक उपचार भी है, तीनों भी है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा। क्योंकि किसी प्रकार से उनका मानसिक तनाव दूर होना चाहिए और तीनों प्रकार से की जा सकती। अगला प्रश्न, सामूहिक शैक्षिक मार्गनिर्देशन का कौन भाग नहीं है? समूह में अनुपस्थापन, मनोवैज्ञानिक जाँच या समूह में व्यक्तिगत अध्ययन या समूह में प्रोफाइल बनाना। देखिए, सामूहिक शैक्षिक मार्गनिर्देशन, समूह में अनुस्थापन, मनोवैज्ञानिक जांच में समूह में प्रोफाइल बनाना, ये होगा। लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि समूह में फिर व्यक्तित्व में सामूहिक शैक्षिक मार्ग फिर नहीं रह जाएगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आप सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं संप्रेषण क्या नहीं है। जी हाँ साथियों, संप्रेषण क्या नहीं होता है? संप्रेषण दो व्यक्ति द्वारा होने वाला संप्रेषण है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाएं, विचारों का आदान प्रदान होता है, जिसमें भावनाओं को संप्रेषण करने हेतु किसी भी माध्यम का सहारा नहीं लिया जाता। तो गलत हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, क्योंकि सहारा लिया जाता है, ठीक है। दूसरे व्यक्तियों द्वारा समझा जा सके इस रूप में विचारों तथा भावनाओं का आदान प्रदान। तो जहाँ पर भी आदान प्रदान है वो सही होगा, दो व्यक्तियों में होने वाला संप्रेषण ही होता है। लेकिन ये कह रहा है कि जिसमें भावनाओं को संप्रेषण करने की किसी भी माध्यम का सहारा नहीं लिया जाता, ये कथन आपका संप्रेषण के लिए नहीं, क्योंकि सहारा लिया जाता है, बिना सहारा लिए संप्रेषण हो ही नहीं सकता। अगला प्रश्न साथियों, प्रभावशाली संप्रेषण की क्यों आवश्यकता होती है? जो प्रभावशाली संप्रेषण होता है उसकी क्यों आवश्यकता होती है?
तो संप्रेषण टॉपिक को आज को थोड़ा ज़्यादा कवर किया गया है, संभावित टॉपिक है, तो हर एक प्रैक्टिस सेट में किसी एक टॉपिक को ज़्यादा कवर किया जाएगा। तो प्रभावशाली संप्रेषण की क्यों आवश्यकता होती, स्वयं सोचिए आप। प्रभावशाली शिक्षण हेतु, विषय सामग्री स्पष्ट हेतु, एक दूसरे को समझ सकें या उपरोक्त सभी। देखिए, प्रभावशाली संप्रेषण इसलिए आवश्यकता होती ताकि प्रभावशाली शिक्षण भी सम हो, विषय सामग्री भी स्पष्ट हो सके और एक दूसरे को समझ भी सके। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन, जो डी ऑप्शन दिया गया है, वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल कौन सा है साथियों? माध्यम संदेश प्राप्तकर्ता, माध्यम संदेश वाहक संदेश प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्तकर्ता संदेश वाहक माध्यम, या संदेश वाहक संदेश प्राप्तकर्ता माध्यम, सभी बताइएगा। संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल कौन सा होता है? तो होता है माध्यम, संदेश और प्राप्तकर्ता। माध्यम होना चाहिए, फिर संदेश होना चाहिए, फिर प्राप्तकर्ता होना चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? प्रक्षेपण, सामाजिक संयोजन, प्रतिगमन या प्रतिक्रिया, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी टीचर्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर्स सभी कमेंट कीजिएगा। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो साथियों, इनमें से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? यानी ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी कि रक्षात्मक युक्ति कौन कौन सी होती है। तो प्रक्षेपण होता है, प्रतिगमन होता है, प्रतिक्रिया होता है, लेकिन संयोजन ऐसा शब्द है जो रक्षात्मक युक्ति नहीं होती। ठीक है, तो सामाजिक संयोजन में आपका रक्षात्मक युक्ति नहीं होगी। अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि बुद्धि का त्रिपापचयी सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस चरण में व्यक्ति पिछली स्थितियों और वर्तमान स्थिति के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है? एनकोडिंग, इन्फरिंग, मैपिंग या एप्लीकेशंस। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि जब बुद्धि की बात की जाती है और बुद्धि के त्रिपापचयी सिद्धांत में सभी लोग जानते हैं कि जिस चरण में व्यक्ति पिछली स्थिति और वर्तमान स्थिति के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है वह कहलाता है मैपिंग। क्या हो जाएगा? मैपिंग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी से क्या कार्य है? सूचनाओं का संग्रहण, सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाओं का प्रोसेसिंग या उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे मित्र, आप सभी लोग जानते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य की अगर बात की जाती है तो सूचनाओं का संग्रह भी होता है, सूचना का संप्रेषण भी होता है, सूचनाओं का प्रोसेसिंग भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन ही द राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न ये जान लेते हैं, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा में जो संप्रेषण तकनीक लाई गई है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु, प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन हेतु, या कह सकते हैं विद्यार्थियों को प्रेरणा देने हेतु, या उपरोक्त सभी। देखिए, शिक्षा में जो सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता हुई है वह आपके शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु भी हुई है, प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन हेतु भी हुई है और विद्यार्थियों को प्रेरणा देने हेतु भी हुई। तीनों पॉजिटिव ऑप्शन है, इसलिए आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात शिक्षा में सूचना संप्रेषण की तकनीकी जो की आवश्यकता इन तीनों की है। अगला प्रश्न साथियों की किसका अर्थ व्यवहार का कारण होता है? केंद्र का अर्थ, बिंदुपथ का अर्थ, मूल प्रत्ययों का अर्थ या बल का अर्थ, सभी बताइए। संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है, सभी लोग बताइए किसका अर्थ व्यवहार का कारण होता है? तो सभी लोग जानते हैं बिंदुपथ का अर्थ होता है व्यवहार का कारण। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मुख्यतः शैक्षिक कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है शोध उपकरण हेतु, शिक्षण अधिगम हेतु, प्रबंध उपकरण हेतु या उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है? तो मुख्यतः शैक्षिक कंप्यूटर जो प्रयुक्त किया जाता है आपके शोध उपकरण में भी, शिक्षण अधिगम हेतु, प्रबंधन उपकरण हेतु, तीनों पॉजिटिव ऑप्शन है, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन भी देखना है पॉजिटिव नेगेटिव, ये चीज़ें भी आप लोगों को समझना है। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है। लॉरेंस कोहलबर्ग से एक प्रश्न आना ही आना है, कभी कभी 2 भी पूछ लिए जाते हैं, तो सभी को समझना है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है। तो परंपरागत नैतिक स्तर मतलब क्या होता है? पहला, दूसरा होता है, और पूर्व परंपरागत पहला होता है 4 से 10, दूसरा होता है 10 से 13। जो आपका परंपरागत स्तर बना रहता है वह है 10 से लेकर 13 वर्ष तक, और पूर्व परंपरागत होगा तो फिर आपका 10 वर्ष तक रहता है। अगला प्रश्न, पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास को जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से नहीं है। जी हाँ, नेगेटिव पूछा गया। तो पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास में जो कारक अनिवार्य माने हैं वह आपकी जैविक परिपक्वता है, भौतिक परिवेश के अनुभव है और सम संयोजन है। लेकिन कक्षा कक्ष के अनुभव जो है ये जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के कारक अनिवार्य नहीं माने हैं कि कक्षा कक्ष में अनुभव। इन्होंने कहा है सम संयोजन, भौतिक परिवेश से अनुभव और जैविक परिपक्वता,
इन 3 कारकों पर इन्होंने फोकस किया है। साथियों अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए जानते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत क्षमताओं तथा सक्षमताओं का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का, समूह की भिन्नताओं का, व्यक्तिगत क्षमताओं का या व्यक्तिगत सक्षमताओं का। साथियों शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्निहित में क्षमताओं और सक्षमताओं का जो अध्ययन किया जाता है वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं का होता है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की कि शिक्षण के समय शिक्षक आवश्यक रूप से क्या ध्यान में रखता है। सामाजिक वातावरण, विषय एवं शिक्षार्थी दोनों ही, केवल शिक्षार्थी ही या केवल विषय हो जाएगा। तो शिक्षण के समय शिक्षक की आवश्यक रूप से क्या ध्यान में होना चाहिए। जब आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो आपके लिए क्या आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आपको जो है विषय एवं शिक्षार्थी दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, विषय में भी ध्यान देना और शिक्षार्थी बालक बालिकाओं को भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है शिक्षक को शिक्षण स्थिति प्रदान की जानी चाहिए। कब की जानी चाहिए। कक्षा कक्ष वातावरण के अनुरूप करनी चाहिए। शिक्षार्थी बालक बालिकाओं की मानसिक शारीरिक आयु के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री के अनुरूप होनी चाहिए, या कह सकते हैं पुस्तकों की उपलब्धता के अनुरूप। तो उपलब्धता निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि शिक्षक को शिक्षण स्थिति प्रदान की जानी किस प्रकार से, शिक्षार्थी की मानसिक और शारीरिक आयु के अनुरूप की जानी, कि बच्चे की मानसिक आयु क्या है, शारीरिक क्या चीज़ें हैं, उसके अनुसार करना चाहिए। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों हेतु शिक्षण प्रभावशाली बन सकता है। जब विद्यार्थी बालक बालिका हेतु शिक्षण प्रभावशाली बन सकता है, कब बन सकता है। वही पाठ जब बार बार दोहराया जाए, विद्यार्थी बालक बालिका के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए, विद्यार्थी बालक बालिका के सामाजिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए, या कह सकते हैं पाठ को पढ़ाकर विद्यार्थी खुद सीखे। तो ऐसा खुद में हो नहीं सकता, क्योंकि विद्यार्थी बालक बालिका के शिक्षण प्रभावशाली बनाना है तो उसके लिए विद्यार्थियों की मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से मानसिक स्तर से। ठीक है, बच्चा से अगर पहाड़ नहीं बन रहा तो उसको गुणा सिखाएंगे तो बच्चा कैसे जान पाएगा। तो उसका मानसिक देखिए क्या जानता है, उस लेवल से आपको शिक्षण कराना है। ठीक है, अगला प्रश्न है संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो आप सभी लोग जानते हैं संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव जिस अवस्था में होता है वह हमारी किशोरावस्था ही कहलाती है, 12 से लेकर 18 वर्ष। जी हाँ, ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। बाल्यावस्था और से ज़्यादा प्रश्न आते हैं किशोरावस्था। दो ऐसे हैं, शैशवावस्था, यानी 3 टॉपिक से भी हम एक शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था टॉप 50 या टॉप 100 लेकर आएंगे तीनों पॉइंट्स के, क्योंकि इनसे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द आपकी क्लास इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी जिसमें 100 या 50 क्वेश्चन को कंबाइंड मिलेगा आपको, तीनों आपके चैप्टर से। अगला प्रश्न, किशोरावस्था के समय में बालक का मानसिक विकास पहुंच जाता है पतन की ओर, सर्वाधिक, अत्यधिक, समस्याग्रस्त या आसान जीवन में। तो किशोरावस्था के समय बालक का मानसिक विकास किस पर पहुंच जाता है, सर्वाधिक रूप में पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ परिपक्वता की बात की जाती है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहना है। क्यों रहता है, क्योंकि वह मानसिक तनाव दूर हो जाएगा, हर परिस्थिति को संभाल लेता है, व्यक्ति एवं समाज के साथ अच्छी प्रकार की समझौता हो जाता है, या उपरोक्त सभी कह सकते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि वह मानसिक तनाव को दूर हो जाएगा, हर परिस्थिति को वह संभाल लेता है और व्यक्ति एवं समाज के साथ अच्छी प्रकार की समझौता हो जाता है। तो तीनों पॉजिटिव हैं, तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, संभावित प्रश्न 1 नंबर देने वाला प्रश्न है कि सही सुदृढ़ीकरण के सिद्धांत का आशय क्या होता है। सुधार होता है, गलत आदत नहीं पड़ने देना, गलत आदत को सुधारना, आदत स्थापित करना। तो सही सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, इसका आशय क्या होता है, सुधार, गलत आदत नहीं पड़ने देना, गलत आदत को सुधारना या आदत स्थापित करना। जिनको सही आंसर पता है कमेंट अवश्य कीजिएगा, जिनको नहीं पता है खोज करके कमेंट कीजिएगा। और 30 में से आप लोगों ने कितना प्राप्त किया है सभी लोगों को कमेंट करना है, फीडबैक करना है। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। और जिनको टॉपर नोट्स चाहिए आपको केवल व्हाट्सएप पर नंबर है, व्हाट्सएप में कर देना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप करेंगे आपको टॉपर नोट्स का पूरा डिटेल मिल जाएगा। कैसे प्राप्त होगा, PDF फाइल में आपको प्राप्त होगा, बुक अवेलेबल नहीं हो पाएगी।
ठीक है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, सभी क्लासेस अटेंड कीजिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया, एक बार ज़रूर चेक कीजिए क्या आपने सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड किया है, जो क्लासेज हमने की है पहले वो भी आपने अटेंड किया है, ज़रूर अटेंड कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।